अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, अब तक हमने ये देखा है कि एसी का बिहेवियर कैसा है। अल्टरनेटिंग करंट का हमने बिहेवियर पढ़ा है, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्केल वैल्यू। ये सारी बातें हमने जनरल की हैं पहले 2 लेक्चर्स में। आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एसी करंट है, जब हम किसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं, किसी रजिस्टर पे, कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे, जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तो फिर ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। तो आज पहली बात करते हैं हम एसी थ्रू अ रजिस्टर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एसी थ्रू अ रजिस्टर। सो लेट वी स्टार्ट। जहां माइन्यूट कंफ्यूजन हो बेटा, आपने क्वेश्चन पूछ लेना है। ये सुनिएगा गौर से। देखिए, आप एक रजिस्टर को जब वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, एसी वोल्टेजेस, तो एसी वोल्टेजेस हैं क्या? ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है सर। सर, जब ये वोल्टेजेस अप्लाई होंगे तो वोल्टेजेस के बाद फिर सर्किट में करंट फ्लो करेगा सर। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा ओवर आर। तो वी ओवर आर क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज ओवर आर है, तो मैक्सिमम करंट बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये दोनों, ये वोल्टेजेस और ये करंट, दोनों ही साइन थीटा का फंक्शन है। मतलब क्या साइन थीटा का फंक्शन? मतलब क्या कि जब वोल्टेजेस जीरो होंगे तो करंट भी जीरो होगा, और जब वोल्टेजेस मैक्सिमम होंगे तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो मैं अगर इनकी दोनों के डायग्राम, वेव डायग्राम बनाऊं, तो आप देखें ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई है, ये करंट की है। यहाँ से शुरू हुआ है जीरो पे, साइन जीरो पे जीरो, साइन 90 पे मैक्सिमम, साइन 180 पे जीरो। तो ये मेरे लिए करंट का ग्राफ बना है। जब मैंने वोल्टेजेस का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो भी यहाँ से शुरू हो रहा था। ये देखिए, ये वोल्टेजेस का ग्राफ है, तो ये डॉटेड में जो है ये वी है। तो अब आप गौर से मुझे सोच के बताएं, इनमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग? कोई लीड या लैग कर रहा है दोनों में से, वोल्टेज और करंट में? जी सोच के बताएं, शाबाश। नो सर। कोई भी लीड या लैग नहीं कर रहा, बिल्कुल इन फेज है दोनों। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज होते हैं। एमसीक्यू आता है, यानी 0 डिग्री पे है। तो सर, अगर हमने इनकी वेव डायग्राम बनानी हो, सर आपने कल सिखाया था कि वेव डायग्राम के बनाने के लिए हम रेफरेंस उसको लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली बढ़ रहा हो। तो ये तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो आपको रेफरेंस जिसको मर्जी ले लिया, वोल्टेज ले लिया। तो करंट इसको लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, इन फेज है, तो वो भी इधर ही ड्रॉ कर दे। तो सर्किट्स में वोल्टेज ज्यादा है, करंट अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस फ्लो करता है, कम होता है, इसलिए इसकी लाइन जरा छोटी लगाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको वेक्टर डायग्राम कहते हैं। ये आगे हमारे बड़े काम आएगी अगले क्वेश्चंस में। तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, AC through a resistor. Students, I think you got it. Any confusion in your mind, you can ask me. जी हाँ भाई, अब्दुल्ला ओके है? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब एवरीथिंग इज क्लियर? जी भाई, अनस जावेद, अली नवाज, एनी क्वेश्चन? यस सर। ओके, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात जरा गौर से सुने। अब ये मैं किताब भी आपके सामने जरा शेयर करता हूँ कि पेज नंबर 117 पे ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, एसी थ्रू कैपेसिटर। आपको बुक नजर आ रही है? जी स्टूडेंट्स, बुक नजर आ रही है? यस सर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आता है 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये हमारे लिए हर्डल बनेगा, इसे हम थोड़ा सा टच करके गुजर जाएंगे। इसी तरह इससे अगला सवाल है, एसी थ्रू इंडक्टर, जितनी बात चाहिए वो करके गुजरेंगे। मेन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के होते हैं 121 पे, RC सर्किट, RL सर्किट और RLC सीरीज। तो वो पहले पढ़ के, तो इसको हम एंड पे पढ़ेंगे, वो तरतीब ज्यादा अच्छी होती है, ये इफेक्टिव हो जाएगा जरा। तो अभी हम ये क्वेश्चन में जितनी बातें करने वाली हैं फिलहाल, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन है एसी थ्रू कैपेसिटर। देखिए, हम अभी प्रूव करेंगे कि जो अभी एसी जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट, वो कैपेसिटर में कॉन्टिन्यूसली गुजर सकता है, लेकिन डीसी नहीं गुजर सकता। उसकी वजह क्या है? यहाँ मैंने एसी अप्लाई किया हुआ था, अगर मैं डीसी अप्लाई करूँ, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, जरा गौर से सुने। सर क्या होगा? ये कैपेसिटर है, ये एक बल्ब है, अच्छा सर, ये एक स्विच है, यहाँ डीसी बैटरी लगाई हुई है।
सवाल में ये पूछा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन बल्ब विल, आगे ऑप्शंस लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए है ग्लो कॉन्टिन्यूसली, बीटा में लिखा है स्टार्ट ब्लिंकिंग, सी में लिखा है नॉट ग्लो एट ऑल, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, डी में लिखा है ग्लो फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए ग्लो करेगा। तो इस सवाल की ऑप्शन है डेल्टा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखना है कि ये क्या चक्कर है, ग्लो फॉर अ व्हाइल क्यों है सर। बेटा जब आप स्विच क्लोज करोगे, देखिएगा, तो अगर मैं कन्वेंशनली बात करूं तो बैटरी पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करके यहाँ ला के पॉजिटिव को डिपॉजिट करेगी, ठीक है। जितना यहाँ पॉजिटिव आएगा उतना यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये चार्जिंग का प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा जब यहाँ भी 10 वोल्ट डेवलप हो जाएंगे, तो उतनी देर के लिए इसमें से चार्ज गुजरा है, यानी करंट गुजरा है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाएगा तो क्या अब कोई और चीज करंट फ्लो कर रहा होगा, बोले शाबाश। हाँ भाई अब्दुल्ला, तला सर। फिर नहीं फ्लो करेगा, एक दफा करंट फ्लो किया है, जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो गया तो कहानी खत्म। तो लिहाजा डीसी थोड़ी देर के लिए गुजरा है, नॉट कॉन्टिन्यूसली। हाँ अगर मैं यहाँ एसी करंट अप्लाई करूँ, पॉइंट सुन ले जरा, तो एसी करंट क्या करेगा, इसको पहले चार्ज करवाएगा, पहले डिस्चार्ज, फिर डिस्चार्ज करवाएगा, फिर चार्ज अदर वे अराउंड, फिर डिस्चार्ज अदर वे अराउंड, तो वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी तफसील से। लेकिन फिलहाल की बात ये है कि डीसी जो है वो नहीं कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सकता, लेकिन एसी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सकेगा। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। सर। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अभी पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तो तफसील से ये बात आएगी कि एसी कैसे गुजरेगा। अच्छा फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वो कैसे करता है वो हम पूरा स्लोप से देखेंगे, पूरी तफसील से। फिलहाल आप याद रखें कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90, निमोनिक ये है टोटका, कैपेसिटर भी सी से शुरू होता है, करंट भी सी से यूज होता है। अब भूलेंगे नहीं कभी, इतना सा बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आता है। इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज और वोल्टेज लीड्स द करंट, तो कौन लीड किया करेगा, करंट। हाँ कैपेसिटर भी करंट सी से शुरू होता है, करंट भी, ये जरा ध्यान में रख ले, ठीक है। और आगे जाके मैं जब इंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां उल्ट हो जाएगा, वहां करंट नहीं लीड करेगा, वहां वोल्टेज लीड करेगा। स्टूडेंट्स ओके? यस सर। अच्छा अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये अपोजिशन जाहिर देगा एसी करंट को भी कुछ ना कुछ, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जरा गौर से सुने भाई, जब रेजिस्टर करंट को रुकावट देता है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन कैपेसिटर जो रुकावट देता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वर्ड भी यूज होता है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर में तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो होती है R इज इक्वल टू V ओवर I के बराबर है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो है वो किसी और ही कहानी के बराबर है। तो देखते हैं अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला है, हम प्रूव नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी कहानी है। X इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई F C। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की यानी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कैपेसिटर का रिस्पांस चेंज होता है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस चेंज होती है, ठीक है सर। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसी का और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का, तो अगर आप देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ बनेगा सर, ठीक है। ये बन गई हमारे पास, बात आ गई अभी हम एक और एमसीक्यू आगे जाके करेंगे, ये सारा बातें ये एग्जाम्स में आती हैं, तो इतनी बातें फिलहाल काफी हैं AC3 कैपेसिटर के लिए। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इंडक्टर हमने पढ़ा था, कॉइल को इंडक्टर कहते हैं बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है सर। ये इंडक्टर है कॉइल, ठीक है सर। इसके बारे में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, चैप्टर नंबर 15 में, कि जब करंट चेंज होता है ना तो अपोज होता है, फिर बैक ईएमएफ उसे अपोज करती थी, याद करें, ठीक है सर। तो यहाँ इतना सा हिंट याद रखें कि ये एसी करंट को अपोज करेगा और डीसी को गुजरने देगा। इसकी लॉजिक भी बड़ी तफसील से फिर इसकी भी देखेंगे अभी क्वेश्चन जब आएगा लॉन्ग में, लेकिन इतना फिलहाल काफी है कि डीसी इसमें फ्लो कर सकता है, लेकिन
एसी नहीं, उसकी वजह ना एसी के फ्लो करने की यहाँ रीजन मैंने कुछ बताई है कि जितना करंट चेंज होता रहेगा उतना अपोज भी होता रहेगा। स्टूडेंट्स यू गॉट इट? तो दोनों के बारे में याद रख लें। कैपेसिटर किसको गुजरने देता है? एसी को, नॉट डीसी। इंडक्टर किसको गुजरने देता है? डीसी बट नॉट एसी। हाँ जी, गॉट इट? सर रिपीट। मैंने अभी ये कहा है कि कैपेसिटर में तो पता है आपको एसी गुजरता है, डीसी नहीं गुजरता। यहाँ उल्टा है, इसमें से डीसी गुजर जाएगा लेकिन एसी नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी एक बैक ईएमएफ जनरेटर होती है इस अपने ही जो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो हमने पढ़ा था कि जब करंट चेंज होगा ना, अल्टरनेटिव करंट तो चेंज होता है, चेंज होगा तो इस सर्किट में अपनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी जो इसको ही अपोज करेगी। तो लिहाजा जो करंट चेंज होगा वो अपोज होगा, तो लिहाजा वो आसानी से नहीं गुजरेगा। अब समझ आ गया कि एसी आसानी से नहीं गुजरेगा? जी बेटा, यस ठीक हो गया। अच्छा, अब कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। तो इंडक्टर में फिर कौन लीड करेगा? वोल्टेज। इसका प्रूफ भी आएगा, मैंने कहा है एज लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल आप निमोनिक के याद रखें। इंडक्टर में कौन लीड करेगा जी? वोल्टेज लीड करेंगे करंट को। अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं तो यू बना सकते हैं, ये वोल्टेज ये करंट ये लीड करेगा बाय पाई बाय 2। अच्छा, उसी तरह से जो बातें अभी पढ़ी है बेटा, जो इंडक्टर की रुकावट है उसका नाम क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी बाय इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर जो देगा एसी, दैट इज कॉल्ड क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ एल। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक्सएल में जो एक्सएल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसी के साथ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से तीनों की बातें हमने कर ली हैं। अब एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है सर, क्या? कंपोनेंट हुज बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। कौन सा कंपोनेंट है जो फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होगा? ध्यान से बताइएगा, कैपेसिटर है, इंडक्टर है या रेजिस्टर है जिसमें फ्रीक्वेंसी का कोई तत्व? कौन सा है बताएं बोल के, शाबाश, गुड। रजिस्टर। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द एग्जाम। अच्छा, इसके लिए एक और एमसीक्यू करते हैं। देखें, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहां हम लिख लें अपोजिशन, यहां हम लिख लें फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा? इंडक्टर के लिए, एक्सएल आएगा। और ये हमारे पास एक्ससी होगा, ठीक। और ये जो चेंज ही नहीं होगा विद फ्रीक्वेंसी, वो कौन होगा बेटा? बोले आर। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, Yes, एक sir. और क्वेश्चन क्लियर करें। पाकिस्तान में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है ना, वो एसी की वो 50 हर्ट्ज है, पिछले चैप्टर में बताया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान 50 हर्ट्ज। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो डीसी की है वो 0 होती है बेटा। डीसी करंट चेंज नहीं होता। जो चीज चेंज ना उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जिस तरह टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। स्टूडेंट्स यू गॉट इट? स्टूडेंट्स, यस सर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने एक एमसीक्यू पूछना, इसलिए ये दो बातें बताई। अब ध्यान से सोचना पहले थोड़ी देर में, फिर आंसर देना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर प्योर डीसी कितना होगा? प्योर डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्शन 0 है, 1 है, 2 है, इन्फिनिट है। फौरन आंसर नहीं देते। फौरन आंसर जब आप दे देते हैं दूसरों का थिंकिंग प्रोसेस रुक जाता है, जो पहले रुका हुआ है। तो दूसरों को सोचने का मौका दिया करें। अभी थोड़ी देर सोचें फिर आंसर दें। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर प्योर डीसी। जी स्टूडेंट्स, सॉल्व करें अपने पास नोटबुक की जो, फिर आंसर दें। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला ढूंढें, कहाँ है? ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला जो भी आज आपने पढ़ा है ना फ्रेशली। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, x इक्वल टू 1/2 पाई s। ये फार्मूला है। अच्छा, ये नोट्स भी मैं आप लोगों के ग्रुप्स में भेज रहा हूँ, आपको पता है। ये जो पेजेस है मैं भेज देता हूँ जी।
Students, I am waiting for your response. Delta. Delta, very good, shabash. Option is delta. XC is equal to 1 over 2 pi FC, ये फार्मूला है ना, तो 2 पाई f की वैल्यू 0 है, आपके पास DC है, 1 over 0 is equal to infinite. सर इसका क्या मतलब है? मतलब वही है कि जो DC करंट होगा ना, उसके लिए कैपेसिटर कितनी रुकावट ऑफर करेगा? इन्फिनिट, यानी DC को गुजर नहीं देगा, तो फिर किसको गुजरने देता है? AC को. यही वजह है हम कहते हैं कैपेसिटर जो है अलो करता है AC को and blocks DC. I think your concept is more clear now, students. यस सर। ठीक हो गया. अच्छा, ये रुकावट है ना सर. ये सारी बातें कंप्लीट हुई. तो बेटा जी कल इंशाल्लाह हम आगे कहानी को लेकर चलेंगे. अब हम आगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, पेज 151 पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, तो वो सॉरी 121 पे, तो वहां से ही हम शुरू करेंगे. कल का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम. तो ये बड़ा इफेक्टिवली, जितना ये शुरू में टेक्निकल है उतने इसके लॉन्ग क्वेश्चन मजे के हैं, आसानी से आप लोग कर लोगे. एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा आप खुद इंशाल्लाह कर सकेंगे इंशाल्लाह. ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो नो सर. सर। ठीक है जी, ये सारी बात यहाँ मुकम्मल हुई. नहीं जी, हम यहाँ कहानी को रोकते हैं, कल इंशाल्लाह बात को आगे लेके चलेंगे बेटा. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.